गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती प्रकाश किरण अपनी मूल दिशा से कितनी विचलित होगी, ये डिपेंड करेगा उन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों पर। तो देखिए, हम अपवर्तनांक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपवर्तनांक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल n और दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसे हमने n21 और n12 से डिनोट किया है। यहाँ n21 का अभिप्राय है सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n12 का अभिप्राय है फर्स्ट मीडियम का सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? देखिए, पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की, जिसको हम इंग्लिश में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो निर्वात में प्रकाश किरण की चाल व माध्यम में प्रकाश किरण की चाल का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। किस माध्यम का? जिस माध्यम में उस प्रकाश की चाल v है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा ये। क्लियर है बात? तो यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि n जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v के। इट मीन्स अपवर्तनांक जो होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि c यहाँ नियतांक है। c निर्वात में प्रकाश की चाल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, जो कि अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो c कांस्टेंट है, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v होगा। क्लियर है बात? अब यहाँ n को हम यूनिटलेस बता रहे हैं, मात्रकहीन बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी, नीचे भी वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऊपर भी वेलोसिटी, नीचे भी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा और n हमें यूनिट लेस प्राप्त होगा। क्लियर है बात? अब देखिए, हमने कुछ माध्यमों के लिए n का मान बताया है। n का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश किरण की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। देखिए, हमने n का मान वाटर में बताया है, जल में बताया है 1.33 के अप्रोक्स, और वैक्यूम में निर्वात के लिए इसका मान होता है 1। हीरे के लिए इसका मान सबसे अधिक होता है। हीरे के लिए इसका मान होता है 2.418। क्लियर है बात? तो यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v अभी हमें मिला था। वहाँ से हम बोल सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। इट मीन्स ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। या यूँ बोल सकते हैं कि जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का अपवर्तनांक कम होता है। क्लियर है बात? तो कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा और ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कम। अब देखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसे हम सघन माध्यम बोलते हैं। प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम, ऑप्टिकली डेंस मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंस मीडियम हमने किसको कहा? एक ऐसे प्रकाशिक माध्यम को जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, जिसमें प्रकाश की चाल कम है। क्लियर है बात? यहाँ हमने बता रखा है। देखिए, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल होती है कम और उसमें उसका अपवर्तनांक होता है ज़्यादा। ऐसे ही विरल माध्यम हम किसको बोलेंगे? ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसको बोलेंगे? ऑप्टिकली रेयर मीडियम हम बोलेंगे जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और जिसका अपवर्तनांक कम होता है। क्लियर है बात? तो ये तो बात हुई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, निरपेक्ष अपवर्तनांक की। अगर हमें केवल नाम अपवर्तनांक ही दिया जाए तो हमें उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक ही समझना है। जैसे हमें बोला जाए किसी माध्यम का अपवर्तनांक इतना है तो हमें उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ही समझना है। क्लियर है बात? ये वैल्यू हमें याद रखनी है। वैक्यूम के लिए n का वैल्यू 1, वाटर के लिए n का वैल्यू 1.33 के अप्रोक्स, और हीरे के लिए इसका मान मैंने सबसे अधिक बताया और इसका वैल्यू हीरे के लिए होता है 2.418। अब देखिए, अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, सापेक्ष अपवर्तनांक की। तो सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है उसकी डेफिनेशन बताने से पहले हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला यहीं से मिल जाएगा। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया n = c/v, n = c/v।
v। अब यहाँ c तो कांस्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट मीडियम के लिए इसको लिखना चाहूँ, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊँ तो n1 इजिकल टू c/v1, जहाँ v1 फर्स्ट मीडियम में प्रकाश की चाल है और n1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। c पर 1 लगेगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश की निर्वात में चाल कांस्टेंट ही होगी, जिसका वैल्यू हमने यहाँ बताया भी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं तो n2 इजिकल टू c/v2 होगा, जहाँ v2 सेकंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है। क्लियर है बात। अब देखिए n21 को हम बोलते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है बात। सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो होता है n2/n1, सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बात। अब देखिए n2 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए c/v2 और n1 के प्लेस पे c/v1 पुट करिए, फिर इसको सोल्व कीजिए तो ये v1/c हो जाएगा और ये c/v2 है। c से c कैंसिल आउट हुआ तो v1/v2 बचा। इट मीन्स दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल वह दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के तुल्य होता है। तो यही डेफिनेशन है सेकंड मीडियम के फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्लियर है बात। तो देखिए n21 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम माध्यम के अपवर्तनांक की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे n2/n1 और अगर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे v1/v2। देखिए अपवर्तनांक में न्यूमरेटर में 2 आया है और वेलोसिटी में न्यूमरेटर में 1 आया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ से हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बात। ये तो हमने बताया n21 के लिए। अब n12 की बात करूँ मैं तो n21 को हमने बोला था n2/n1, n12 को हम बोलेंगे n1/n2। इट मीन्स सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बात। देखिए n1 का वैल्यू यहाँ से पुट करिए c/v1, n2 का वैल्यू यहाँ से पुट करिए c/v2। अब ये उल्टा हो जाएगा, इट मीन्स v2/c हो जाएगा और ये c/v1 एज इट इज। अब यहाँ c से c कैंसिल आउट हुआ तो v2/v1। तो फॉर्मूला क्या मिला, n12 इजिकल टू n1/n2 इजिकल टू v2/v1। ये यहाँ लिख रखा है हमने। तो यहाँ से अगर हम डेफिनेशन बनाएं फर्स्ट मीडियम के सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो क्या बनेगी। देखिए पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल व पहले माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के तुल्य होता है। क्लियर है बात। डेफिनेशन मैंने अगले पेज पे लिख भी रखी है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम पर तो निर्भर करता ही करता है, साथ ही साथ माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है बात। वेवलेंथ पे किस प्रकार डिपेंड करता है ये हम कोची इक्वेशन से बताते हैं, कोची संबंध से बताते हैं। कोची एक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था, उसने एक फॉर्मूला दिया है अपवर्तनांक की वेवलेंथ पर डिपेंडेंसी के लिए, निर्भरता के लिए। फॉर्मूला यहाँ मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ये n के ब्रैकेट में जो मैंने लेमडा लिखा है इसका अभिप्राय है कि n इज़ द फंक्शन ऑफ लेमडा। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपवर्तनांक जो है वो लेमडा का फलन है, लेमडा पर डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है आप देख सकते हैं, a+b/λ² प्लस c/λ⁴ इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ये आगे की जो टर्म्स है वो नेग्लिजिबल है, तो हम 2 टर्म्स लेके चल रहे हैं। यहाँ देखिए मैंने a+b/λ² तक ही इसको लिया है, यहाँ तक ले सकते हैं हम, क्योंकि आगे की जो टर्म्स है वो नेग्लिजिबल होगी। अब देखिए यहाँ जो ये a b c आ रहे थे ये कांस्टेंट है, जिनका मान माध्यम के गुणधर्मों पर डिपेंड करता है। दिए गए माध्यम के लिए इनका मान नियत होता है, अलग अलग माध्यमों के लिए इनका मान अलग अलग होगा, लेकिन किसी दिए गए एक मीडियम के लिए इनका मान कांस्टेंट होगा। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है हमें कि n जो है उसका मान कम होगा अगर लेमडा का मान ज़्यादा है तो। क्लियर है।
ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का कम होगा और कम वेवलेंथ वाली लाइट के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ये बात हमने यहाँ बता भी रखी है, आप देख सकते हैं। अगर हम श्वेत प्रकाश की बात करें, वाइट लाइट की बात करें, तो वाइट लाइट में हम ये 7 रंग बता के चलते हैं, 7 कलर्स बता के चलते हैं मोटे तौर पर। विबग्योर, VIBGYOR, R रेड, O ऑरेंज, Y येलो, G ग्रीन, B ब्लू, I इंडिगो, V वॉयलेट। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो देखिए, हम जानते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, अर्थात वॉयलेट से रेड की ओर जैसे जैसे हम इंक्रीज होते जाते हैं, वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है। इट मीन्स वेवलेंथ जो होती है वो रेड लाइट की सबसे ज़्यादा और वॉयलेट लाइट की सबसे कम होती है। अब चूंकि हमने वॉयलेट की सबसे कम बताई है वेवलेंथ, और सबसे कम जिसकी वेवलेंथ होगी उसके लिए, उस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा मीडियम का, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसके लिए हुआ? वॉयलेट के लिए। वॉयलेट के लिए लैम्डा मिनिमम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम है। क्लियर है बात? ऐसे ही रेड लाइट की बात करें तो रेड लाइट के लिए लैम्डा जो है वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है इन 7 रंगों में। लैम्डा का मान सबसे ज़्यादा है रेड लाइट के लिए। लाल रंग के प्रकाश के लिए लैम्डा का मान अधिकतम होता है। तो लैम्डा अधिकतम है तो एन न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम बता रखा है हमने रेड लाइट के लिए।